चलो ठीक है, और वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, क्यों पढ़ूं मैं ये चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई? सर जब तक वैल्यू नहीं पता चलेगी जीएसटी का परसेंटेज किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो एक स्टूडेंट बोला सर अगर गलत वैल्यू पता चल गई तो दिक्कत है। हाँ, ज्यादा वैल्यू हो गई तो जीएसटी ज्यादा दे दोगे, कम वैल्यू हो गई तो जीएसटी कम दोगे। ज्यादा दोगे तो दिक्कत नहीं है, कम दे दिए तो दिक्कत है, फिर आके गवर्नमेंट खाने भर का दे देगी सर आपको। बेटर है ना कि सर सही वैल्यू पता चले। तो ये चैप्टर हम इसीलिए पढ़ते सर, हमें सही रियल वैल्यू पता चलना चाहिए कि किस वैल्यू पे जीएसटी का परसेंटेज अप्लाई होना है। ठीक है, मस्त इजी सा चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर और इजी सा चैप्टर है। सर हम जीएसटी में वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं? एज पर सेक्शन 15 डिसाइड करते हैं, और सेक्शन 15 बोलता है भैया कि आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू लेना है। मैं बोला ये क्या होता है? बोले सिंपल है सर, जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिस वैल्यू पे कोई ट्रांजैक्शन किया जा रहा है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू लेना है। मैं बोला वाह, एग्जाम में तो वो मेरे को मार्केट वैल्यू देता है। बोले वो तो कुछ भी देगा, तुम क्यों ले लेते हो भाई? मार्केट वैल्यू वो कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, लो मत। आपको क्या लेना है? ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू आप तभी लोगे जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और इंटर वालों के लिए तो ये तीनों सेटिस्फाइड ही होती है सर। कि सर प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल होना चाहिए फॉर द सेट गुड्स, सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं होना चाहिए, एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। क्योंकि रीजन ये, इंटर वालों पे रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते, इसीलिए ये तीनों कंडीशन डीम्ड मानी जाती है कि कंप्लाई हो गई है। फाइनल वालों में नहीं होता सर, फाइनल वालों की थोड़ी कहानी अलग हो जाती है। क्लियर? एक बार हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू पता चली, उसमें कुछ चीजें प्लस और कुछ चीजें माइनस। तो पहले प्लस वाली चीजें देखते हैं, आराम से एक एक करके समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। इंक्लूजन्स में सबसे पहला दिया हुआ है टैक्सेस। सर टैक्सेस में कौन से आते हैं? सर म्युनिसिपल टैक्स, देखो आप लोग नोट नहीं कर रहे हो, इसी को नोट्स बोलते हैं सर। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है सर, ड्यूटीज में कौन सी आ जाएगी सर? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, या कोई भी ड्यूटीज, यार कोई भी ड्यूटीज अदर देन जीएसटी ना, जीएसटी मत डाल देना सर, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हटा देना, क्योंकि जीएसटी तो निकालने बैठे हैं अपन। सर ड्यूटीज, कोई भी ड्यूटीज हो सकती है सर। सेस, कोई भी सेस, कोई भी सेस चार्ज कर दिया गया हो, कोई भी सेस। फीस, सर कोई भी फीस, कोई भी फीस। सर चार्जेस, कोई भी चार्जेस। अरे आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं सर। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो सर, ये बहुत समझो अच्छे से। टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस, कोई भी ऐड हो जाएंगे एक्सेप्ट सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस। अब एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये क्यों नहीं ऐड होते? मेरे भाई यही तो निकालने बैठा है, इसको ऐड कर देगा तो डबल टैक्स नहीं हो जाएगा, इसलिए ये ऐड नहीं होते। इसके अलावा सब आज तक एग्जाम में क्या क्या है? म्युनिसिपल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ठीक है, और क्या आया हुआ है? और नहीं, जनरली यही आया है, यही एग्जाम में आया है सर, इतना ही आया है अभी तक तो। बट मैं आपको इस चीज के लिए तैयार कर रहा हूँ, इसके अलावा भी कुछ भी आए सर, टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्ज, कोई भी हो अदर देन जीएसटी, सब ऐड कर देना, अदर देन जीएसटी सब ऐड कर देना, सब। ठीक है, जीएसटी ऐड नहीं होगा, जीएसटी वैल्यू में ऐड नहीं होगा इफ चार्ज्ड सेपरेटली। इफ चार्ज सेपरेटली का मतलब समझ रहे हो सर? मतलब सर आप जब भी कभी गुड्स लेने जाएंगे तो आप देखेंगे सर, गुड्स की वैल्यू होती है, ठीक है, उसमें ऐसे लिखा था प्लस सीजीएसटी प्लस आईजीएसटी, मतलब सॉरी एसजीएसटी, ऐसे लिखा हुआ रहता है। अलग से टैक्सेस शो करते हैं सर। अगर कोई पर्सन अलग से टैक्सेस शो नहीं किया, अगर कोई पर्सन अलग से टैक्सेस शो नहीं किया तो इसको भी वैल्यू में ऐड कर देना। तो सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा? आपको एग्जाम में बताएगा, ऐसे लिखता है सर, जीएसटी टैक्सेस नॉट चार्ज सेपरेटली। अगर नॉट चार्ज सेपरेटली बोलेगा ना तो वैल्यू में क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। यही सब तो नोट्स बनाओ सर, इन्हीं को नोट्स बोलते हैं सर, और कुछ नहीं होता है अलग नया, यही नोट्स है। अगला, टीसीएस अंडर इनकम टैक्स नॉट इंक्लूडेड। सर टीसीएस नहीं आएगा सर,
टीसीएस नहीं आएगा, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, इसको ऐड मत करना सर। क्लियर? आगे बढ़ते। नेक्स्ट, अमाउंट इंकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। सर ये क्या होता है? एकदम सिंपल है, एक सप्लायर, एक रिसिपिएंट, है ना, और एक मान लो थर्ड पार्टी है। सर सप्लायर की ड्यूटी थी उसको पैसा देना, थर्ड पार्टी को। सप्लायर ने रिसिपिएंट को बोला, ए भाई सुन ना, मेरे बदले तू पैसा दे दे। तो रिसिपिएंट भाई साहब थर्ड पार्टी को पैसा दे दिया, किसके भी आप में? सप्लायर के भी आप में। सरकार बोली इसको अपन क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो एक स्टूडेंट बोला, सर मान लो अगर रिसिपिएंट सप्लायर के भी आप में पे नहीं करता, अपने ही नाम से पे कर लेता है, सप्लायर के भी आप में पे नहीं करता। सर एक आध एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मैं ये आपको कैलकुलेटर भेज रहा हूं, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, यार ट्रांसपोर्टर को ना 500 रुपए तो दे देना, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी थी ट्रांसपोर्टर को देने की, बट मैंने आपको बोला आप मेरे बिहाफ में दे देना, तो आपने ट्रांसपोर्टर को मेरे बिहाफ में पे कर दिया, तो ये वैल्यू में क्या हो जाएगा? 500 रुपए ऐड हो जाएगा। अमाउंट इंकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर ऐड हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर, पक्का? ठीक है। अब क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर रिसिपिएंट अपना खुद खर्चा करता है। मतलब जैसे आपको ये कैलकुलेटर मिल गया, अब आपको ये कैलकुलेटर मिला, आप बोले यार नया कैलकुलेटर है, साला पूरा सीए में चलाऊंगा, जाता हूं कवर वगैरह लगवा के आता हूं सर। अब बात आती है, अगर आप इसमें कवर का खर्चा कर रहे हो, क्या ये वैल्यू में ऐड होगा? नहीं सर, ये रिसिपिएंट अपने भी आप में इंकर कर रहा है सर, ये ऐड नहीं होगा। क्लियर हुआ सबको? बैठा ये दिमाग में? आगे देखो, अगला दिया हुआ है इंसिडेंटल एक्सपेंस। सर कोई भी गुड्स डिलीवर करने के पहले के खर्चे, कोई भी गुड्स डिलीवर करने के पहले के खर्चे, चाहे वो कमीशन हो, पैकिंग हो, इंस्पेक्शन हो, सर्टिफिकेशन चार्जेस हो, इंस्टॉलेशन हो, टेस्टिंग हो, आउटवर्ड फ्रेट हो, ट्रांजिट इंश्योरेंस हो, कोई भी गुड्स डिलीवर करने के पहले के खर्चे सब ऐड कर देना, डिलीवर करने के पहले के खर्चे। अब इसमें ना मेरे को आपको दो बातें सिखानी है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात सिखानी है मेरे को, और वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अच्छा याद रखना, इसके भी मैं हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। ये तो मेरी कॉम्पैक्ट बुक है, और कुछ मैंने हैंड रिटन नोट्स भी बनाए हैं इसके बड़े प्यारे से, वो कुछ टाइम पीरियड बाद प्रोवाइड करूंगा। पर अभी देखो सर ये सब चार्जेस आप ऐड करेंगे बिफोर डिलीवरी के। अब कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है ना सर, दो टाइप से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है, ठीक है, कोई भी पर्सन जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है ना, तो दो टाइप से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है, ये मैं आपको समझाता हूं सर, ठीक है। सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में दो टाइप से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एक होता है सर एफओआर कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर एफओआर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो उस केस में आप फ्रेट प्लस इंश्योरेंस का खर्चा जोड़ेंगे, ऐड कर लेंगे सर, दोनों को ऐड करेंगे। और अगर एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट रहा तो उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिखो इसको, ऐसे लिखता हूं, फ्रेट एक्सपेंस नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। फ्रेट का खर्चा आप नहीं जोड़ते हैं, आप सिर्फ इंश्योरेंस का खर्चा जोड़ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको ना आईटीसी चैप्टर में बहुत डिटेल में सिखाऊंगा सर। वैसे अभी तो शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। सप्लायर रिसिपिएंट, अगर ये दोनों एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए हैं तो सर सप्लायर रिसिपिएंट को बोलता है, सुन भाई माल मेरी फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, यहीं पर मैं गुड्स डिलीवर कर रहा हूँ। रिसिपिएंट को बोलता है तेरे को ले जाना है ले जा, नहीं तो आग लगा दे, तू यहीं से लेके जाएगा, मैं तेरे पास डिलीवर नहीं करूंगा। तो सर सप्लायर जैसे ही गुड्स बना के तैयार करता है अपने फैक्ट्री में रखता है, वैसे ही गुड्स क्या हो जाता है, मान लिया जाता है कि सप्लाई हो गया है। इसीलिए इस केस में जब सप्लायर रिसिपिएंट के पास गुड्स डिलीवर नहीं करता है, रिसिपिएंट खुद अपनी कन्वीनियंस में वो गुड्स को लेके जाता है, तो सरकार बोलती है इस केस में जो फ्रेट का खर्चा है वो वैल्यू में नहीं आएगा। बात समझ आई? ये मैंने आपको शॉर्ट में एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट बताया है तो यही कंसेप्ट, बट आईटीसी में इसको और लंबा डिक्लेयर मतलब
डिसाइड करेंगे, डिस्कशन करेंगे, सॉरी डिस्कस करेंगे सर, क्योंकि आईटीसी में इसका रिलेवेंस ज़्यादा है सर। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। वैसे पता है अभी इंस्टीट्यूट मजे लेने लगी है सर। एक पॉइंट है जिसमें इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को परेशान कर रही है, और बहुत छोटा सा पॉइंट है बट कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। मान लो सप्लायर ने कोई गुड से रिलेटेड कोई खर्चा किया, और वो पैसा अगर वो रेसिपिएंट से नहीं लिया, एकदम सिंपल है, सप्लायर ने, मान लो मैं सप्लायर इस कैलकुलेटर का, मैं इस गुड्स में कुछ खर्चा किया और उसका पैसा रेसिपिएंट से चार्ज नहीं किया। अब बात ये हो रही है सर, क्या ये खर्चा, क्या ये वैल्यू में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लॉजिकली नहीं आना चाहिए, प्रैक्टिकली भी नहीं आना चाहिए, और नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? बेसिक फंडा है सर कि कोई भी खर्चा या कोई भी चार्जेस या कोई भी चीज तभी आती है जब आप रिसिपिएंट से वो चीज के चार्जेस के पैसे रिकवर करो। अगर आप रिसिपिएंट से वो चीज रिकवर ही नहीं कर रहे तो वो वैल्यू में क्यों आएगा? बहुत छोटी बात बोल के निकला, पर बहुत बवाल बात है। कितने ही क्वेश्चन पे इससे अटकते हैं लोग स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है, ऐसा लिखा रहता है सर कि सप्लायर इनकर्ड दिस एक्सपेंस एंड हैज नॉट बीन रिकवर्ड फ्रॉम द रेसिपिएंट। अब एक स्टूडेंट बोलता है अरे यार हम तो सीख के आए थे बिफोर डिलीवरी हर खर्चा जोड़ना है, जोड़ साले इसको भी। अरे भैया, जब आप रिसिपिएंट से उस चीज का पैसा ही नहीं लिए तो आप कैसे ऐड कर दोगे? ऐड तो तब कर पाओगे ना जब रिसिपिएंट उस चीज का पैसा देगा। अरे पैसा ही नहीं देगा तो क्यों ऐड करोगे? बात समझ आई? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ये बड़ा जबरदस्त है सर। इसको आप लेट पेमेंट के नाम से भी जानते हो, पेनल्टी के नाम से भी जानते हो, अलग अलग नाम से जानते हो। ठीक है, चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट ये होता है इंटरेस्ट के फॉर्म में। ठीक है सर, क्या वैल्यू में ऐड होता है? डेफिनेटली वैल्यू में ऐड होता है। कुछ इसमें डाउट है स्टूडेंट्स को। सबसे पहला, सर क्या इस इंटरेस्ट अमाउंट पे जीएसटी इंक्लूडेड होता है? हाँ सर, कुछ क्वेश्चन में ना बोले तो ये मान के चलेंगे आप, इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? आपको इस इंटरेस्ट में से जीएसटी का अमाउंट हटाना पड़ेगा और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको ऐड करना पड़ेगा। मतलब मान लो अगर इंटरेस्ट के चार्जेस 5000 है और 18% जीएसटी है, तो 5000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, जो वैल्यू आएगी इसको आप ऐड करेंगे। सर क्वेश्चन में बताता है क्या कि इंक्लूडेड है कि नहीं? नहीं, क्वेश्चन में नहीं बताता। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप इंक्लूडेड मानेंगे, क्वेश्चन में लमसम लिखा हुआ है तो भी इंक्लूडेड मानेंगे। सर यही सब बात तो नोट करनी होती है, आप कर रहे हो कि नहीं पता मुझे। और अगर सप्लायर ये चार्जेस वेव कर दे तो फिर वैल्यू में लेना ही मत सर, बात ही खत्म। ठीक है, अगला दिया हुआ है सब्सिडी। ओहो बब्बा, कितनी लड़ाई सब्सिडी को लेके। एकदम सिंपल याद रखना, एकदम सिंपल। अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है तो वैल्यू में माइनस होती है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है तो वैल्यू में माइनस होती है। प्राइवेट से सब्सिडी मिलती है तो वैल्यू में माइनस नहीं होती। क्लियर? क्लियर? आप इसके नोट्स बना लेना और मैं भी आपको हैंड रिटन नोट्स कुछ टाइम पीरियड बाद प्रोवाइड करूंगा। बट ध्यान से सुनना सर, अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी है पहले माइनस नहीं हुई है तो अब कर लो। सर प्राइवेट की सब्सिडी है पहले माइनस हो गई है तो अब ऐड कर लो, क्योंकि माइनस नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है प्राइस लिंक्ड टू सब्सिडी या फिर प्राइस डायरेक्टली लिंक टू द सब्सिडी ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब सब्सिडी का ट्रीटमेंट प्राइस में हो चुका है। हो चुका है मतलब माइनस हो चुकी है सब्सिडी, पहले ही माइनस हो चुकी है। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो कुछ मत करो, उसको तो माइनस होना ही चाहिए था। बट अगर प्राइवेट की सब्सिडी है और गलती से माइनस हो चुकी है तो उसको वापस क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। समझ आया? बैठा दिमाग में? सब्सिडी से रिलेटेड हमेशा नीचे जाके नोट्स देखा करो क्या लिखा हुआ है। बात समझ आई? क्लियर हुआ? बैठा है दिमाग में? ये मैंने आपको इंक्लूजन्स पूरे पढ़ाए, इंक्लूजन्स आई होप क्लियर हुए होंगे। अब आती कहानी एक्सक्लूजन्स की। एक्सक्लूजन्स क्या है सर? सर एक्सक्लूजन्स मतलब सर सरकार बोलती है ये सब चीजें वैल्यू में माइनस हो जाएगी सर। मतलब सरकार ने बोला डिस्काउंट अगर बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई है माइनस कर लो,
पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, इसको स्टूडेंट को लेके बहुत डाउट होता है कि सर कौन सा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस होता है। एकदम सिंपल फंडा याद रखना है यार, 3 चीज देखना। सबसे पहला इनवॉइस से लिंक्ड होना चाहिए, दूसरा आईटीसी रिवर्स होनी चाहिए, और तीसरा एक और है सर एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर ये 3 बातें दिखी तभी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस करना, अदरवाइज माइनस मत करना। ये 3 बातें दिखनी चाहिए, 3 में से एक भी बातें मिसिंग है तो आप पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? क्रिस्टल क्लियर? 3 बातें, इनवॉइस सेलिंग, आईटीसी रिवर्स्ड और एग्रीमेंट होना चाहिए सर। तीनों बातें लिखी हुई दिखनी चाहिए सर, तभी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस होंगे। ठीक है? नॉन डिडक्टेबल डिस्काउंट मतलब ये डिस्काउंट है बट ये डिडक्ट नहीं होते सर। ईयर एंड डिस्काउंट ये डिडक्ट नहीं होता। इससे रिलेटेड इन्होंने कुछ सर्कुलर लिखा सर इन्होंने बोला सबसे पहला फ्री सैंपल, इसको तो सप्लाई नहीं मानते, आईटीसी भी नहीं मिलेगी। बाय 1 गेट 1 फ्री, सरकार बोले इसमें हम मानते हैं कि वैल्यू दोनों की इंक्लूडेड है, ये सप्लाई भी है, इसमें आईटीसी मिल जाती है सर। स्टैगर्ड डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट ये आप माइनस कर सकते हो, सेकेंडरी डिस्काउंट माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रहेगा। नो क्लेम बोनस, याद है ना सर, इंश्योरेंस के केस में सिखाया था सर, नो क्लेम बोनस मिलता है सर, और सप्लाई चैप्टर में सिखाया हूं, ये माइनस हो जाता है सर। ठीक है सर, ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर ओरिजिनल इक्विपमेंट भेजता है, ठीक है, तो क्या ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाता है? हाँ सर, ये ऐड हो जाता है, ये आपको पता नहीं चलता है बट वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स में ऐड हो जाता है सर। ठीक, इसमें ये एक छोटी सी बात सर, एकदम छोटी सी बात सर, इंडिया में सर रुपे कार्ड और भीम यूपीआई को प्रमोट करना था, तो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स की बात करी सर कि बैंक्स को इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि बैंक्स रुपे कार्ड और भीम यूपीआई को प्रमोट करें। तो अगर आप रुपे कार्ड और भीम यूपीआई को प्रमोट करने के लिए बैंक्स को इंसेंटिव्स वगैरह दे रहे हो तो इस इंसेंटिव्स पे कोई जीएसटी नहीं है। समझ आया? वैल्यू देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई में अपन ने सिंपल समझा, सेक्शन 15 के हिसाब से हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू लेना होता है, बट सेक्शन 15 में ट्रांजैक्शन वैल्यू हम कब लेते हैं? 3 बातें हैं सर। सबसे पहला, प्राइस इज एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स, दूसरा बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड, एंड तीसरा प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अगर ये 3 बातें सेटिस्फाई होती है तभी हम ट्रांजैक्शन वैल्यू लेते हैं। अगर ये 3 में से एक भी बात टूट गई तो हम किधर चलते हैं? वैल्यूएशन रूल्स में। आओ सर, वैल्यूएशन रूल्स देखते हैं सर, क्या क्या रूल्स है। देखो, सबसे पहला है रूल 27। रूल 27 बोलता है सर, कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी, मतलब प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। मतलब सामने वाला क्या कर रहा होगा, आपको कुछ पैसे दे रहा होगा, पैसे के साथ साथ कुछ आपको गुड्स दे रहा होगा, या फिर पूरे पैसे नहीं दे रहा होगा। तो उस केस में इन्होंने बोला सर कि अगर बायर और सेलर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो उस केस में आपको रूल 27 अप्लाई करना है सर। एक स्टूडेंट बोला सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा सर कि प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन? सर वहां पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहता है सर कि सर बायर ने सेलर को फुल कंसिडरेशन पे नहीं किया, या फिर बायर ने सेलर को हाफ कंसिडरेशन दिया, पार्टली इन कैश दिया, पार्टली इन काइंड दिया, ऐसे प्रोवाइड करते हैं वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में। इससे हमें समझ आता है कि हमें रूल 27 अप्लाई करना है। और रूल 27 बोलता है सर कि ध्यान दीजिएगा सर, ध्यान दीजिएगा सर, पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए, ये ऑर्डर में चलता है। ऑर्डर में चलता है मतलब जो सबसे पहले वो वाला पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाला, उसके बाद उसके नेक्स्ट वाला, उसके बाद उसके नेक्स्ट वाला। ये चीज दिमाग में होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये पॉइंट पहले अप्लाई कर दिए, ये पॉइंट अप्लाई नहीं किए। एग्जाम में ये गलती होती है, बहुत बड़ी मिस्टेक यहीं पर होती है सर। तो रूल 27 बोलता है सर कि जहां पर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन की बात हो तो वहां सबसे पहले आप क्या लोगे सर? ओपन मार्केट वैल्यू। आपको क्वेश्चन में देगा सर, सर ओपन मार्केट वैल्यू क्या होता है सर? सेम टाइम, ध्यान से सुनिएगा सर, सेम टाइम में उसी टाइम पे वो गुड्स जिसको सप्लाई किया गया हो, सेम टाइम में वो गुड्स जिसको सप्लाई किया गया हो, जिस रेट पे सप्लाई किया होगा उसको बोला जाता है ओपन मार्केट वैल्यू।
हमें क्वेश्चन में ओपन मार्केट वैल्यू क्रिस्टल क्लियर लिख के देता है। इन केस अगर 2-3 ओपन मार्केट वैल्यू दे दिए तो कंफ्यूज नहीं होना, सेम टाइम वाली ढूंढना सर ओपन मार्केट वैल्यू। क्रिस्टल क्लियर। पहला हम ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे। मान लो अगर क्वेश्चन में ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दे रहा है तो सरकार बोलती है सिंपल है सर, जितना कंसिडरेशन मनी में पे किया जा रहा है प्लस जितना कंसिडरेशन के बदले जो चीज काइंड में दी जा रही है उसकी मनी के टर्म्स में कितनी वैल्यू है सर। आराम से वापस समझाता हूं। जैसे मान लो मैं सामने वाले को 10,000 रुपए दे रहा हूं, 10,000 प्लस ही कैलकुलेटर दे रहा हूं, तो सरकार बोलती है भाई 10,000 तो कैश में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, प्लस इस कैलकुलेटर की वैल्यू कितनी है सर। इस कैलकुलेटर की वैल्यू आपको आराम से पता चल जाएगी सर। सरकार बोली दोनों को ऐड करो, वो वैल्यू हम मान लेंगे सर। तीसरा, ठीक है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये अलग से नहीं है, ये ऐसे, अमाउंट इक्वल टू द कंसिडरेशन नॉट इन मनी, ठीक है, जो चीज काइंड में, कैलकुलेटर सर। तीसरा, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। सर ये कब होता है सर, जब सेम टाइम में गुड सप्लाई हमें पता नहीं चल रहा हो, ओपन मार्केट वैल्यू पता नहीं चल रही है सर, कंसिडरेशन कैश और काइंड का पता ना चल रहा हो, तो तीसरे वाले में आते हैं और तीसरा वाला बोलता है सर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी क्वांटिटी सेम हो, सिमिलर हो, वो वाली वैल्यू अपन ले लेंगे सर। सर क्या हमें एग्जाम में ये वैल्यू दी रहती है? यस दी रहती है। आपको एग्जाम में कंफ्यूज किस पॉइंट पे करते हैं, वो जानबूझ के ओपन मार्केट वैल्यू भी देते हैं और ये भी देते हैं, और फिर चेक करते हैं स्टूडेंट कौन सी वाली वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है। आपको ध्यान रखना है इसमें सीक्वेंस मेंटेन होता है सर, पहले ओपन मार्केट वैल्यू, फिर कैश कंसिडरेशन प्लस काइंड वाले की वैल्यू, ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं सर वैल्यू सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, और फिर चौथा ये बोलता है सर कि अगर आप ऊपर के हिसाब से वैल्यू डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, अगर आप ऊपर के हिसाब से वैल्यू डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो सरकार बोलती है फिर हमारे पास रूल 30 और 31 है सर। तो एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया सर रूल 30 और 31 क्या होता है? वेरी सिंपल, रूल 30 बोलता है सर जितनी भी कॉस्ट है उसका 110% ले लेंगे, वही हमारी वैल्यू होगी। मतलब अगर कॉस्ट 200 है तो 200 का 110% सर, 200 इसका 110% सर, 220 वैल्यू हो जाएगी सर, ठीक है। और फिर रूल 31 बोलता है रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल मेथड, बेस्ट जजमेंट मेथड, जो उनको लगता है कि बेस्ट आपके गुड्स की वैल्यू हो सकती है उस बेसिस में डिटरमाइन किया जाएगा सर। मेरे हिसाब से रूल 30 तो कभी कभी काम आ भी जाता है, 31 जनरली काम नहीं आता सर, एग्जाम में 31 यूजलेस हो जाता है सर, काम ही नहीं आता है सर। समझ आया रूल 27? अब और रूल 28, रूल 28 क्या बोलता है? वेरी सिंपल सर, सप्लाई बिटवीन डिस्टेंट और रिलेटेड पर्सन अदर देन एजेंट। एजेंट को बाहर क्यों किया? क्योंकि एजेंट के लिए रूल 29 है सर, वो अलग से पढ़ेंगे अब। तो इन्होंने बोला अगर रिलेटेड और डिस्टेंट पर्सन के बीच में सप्लाई हो। एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा सर ये वही रिलेटेड और डिस्टेंट पर्सन है जो हम शेड्यूल 1 में पढ़ के आते हैं? मैंने बोला हाँ परफेक्ट वही है सर। उस केस में वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? सरकार बोली सबसे पहला ऑर्डर, सर इसमें भी ऑर्डर मेंटेन होता है, ऑर्डर चलता है सर, गिवन ऑर्डर में चलेगा, गिवन ऑर्डर में चलेगा। सबसे पहला ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, ठीक है, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी ले लो, वो भी नहीं मिल रहा है तो रूल 30 और 31 भी आप अप्लाई कर सकते हो। इन 3 तरीके से जनरली हम वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। पर अगर आप चाहो तो ये 2 ऑप्शन प्लीज ध्यान देना, एग्जाम में यही 2 ऑप्शन से क्वेश्चन आते हैं भाई, ऊपर 3 वाले से नहीं आते, यही 2 से आते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। अब ये 2 क्या है ध्यान से सुनना, मजेदार है। सप्लायर, रिसिपिएंट, रिसिपिएंट कस्टमर। सरकार ने बोला सुनो भाई, सप्लायर ने रिसिपिएंट को सप्लाई किया, रिसिपिएंट कस्टमर को एज सच सप्लाई कर दिया, कोई चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया, एज सच सप्लाई कर दिया। और ये जो रिसिपिएंट कस्टमर को सप्लाई कर रहा है, कस्टमर उसका रिलेटेड पर्सन नहीं है, अनरिलेटेड कस्टमर है, जान पहचान ही नहीं है सर, ऐसे ही अननोन पर्सन है। तो सरकार बोली हम आपको एक ऑप्शन देते हैं कि ये रिसिपिएंट जो कस्टमर, ध्यान से सुनिएगा सर, रिसिपिएंट जो कस्टमर से वैल्यू चार्ज कर रहा है, इस वैल्यू का आप 90% वैल्यू ले सकते हैं। ये देखो सर, ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, आपको चाहिए तो ये ले सकते हो सर ऑप्शन।
आ रही बात समझ? अगर आप ये ऑप्शन नहीं लोगे तो ऊपर के 3 पॉइंट तो वैसे ही जिंदा है सर, ऊपर के 3 पॉइंट के बेसिस में डिसाइड कर लेंगे सर। चौथा, ये भी बड़ा मजेदार है सर, ये भी मैं नेक्स्ट वाला और मजेदार है। सरकार ने बोला भाई सुनो एक बात बताओ, सप्लायर ने रेसिपिएंट को सप्लाई किया, अब क्या रेसिपिएंट इस चीज की आईटीसी लेगा? क्या रेसिपिएंट इस चीज की आईटीसी लेगा? रेसिपिएंट बोला हाँ हाँ मैं इस चीज की आईटीसी लूंगा। सरकार बोली वेरी गुड, अगर आप इस चीज की आईटीसी लेंगे तो उस केस में जो इनवॉइस में वैल्यू डिक्लेयर की जा रही है ना सर, उसी इनवॉइस वैल्यू को ओपन मार्केट वैल्यू मान लिया जाएगा और वही वैल्यू कंसीडर की जाएगी। बैठाओ दिमाग में। सर मुझे एग्जाम में क्या सोचना है, कैसे करना है, मेरे को एग्जाम में क्या करना है? सर मेरे को रिलेटेड और डिस्टेंट पर्सन मिलेगा ना, मैं आंख बंद करके दो चीजें, ये दो ही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आते हैं। मैंने आरटीपी एमटीपी सब सॉल्व कराया है, यही दो आते हैं। प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना है, एकदम सिंपल इतना ध्यान रखना है कि सर मैं अगर सप्लाई कर रहा हूँ रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट के आगे कस्टमर को सप्लाई कर रहा है और क्या कस्टमर अनरिलेटेड पर्सन है, तो सर 90% ऑफ द वैल्यू लेने का मेरे पास ऑप्शन है। दूसरा केस, सर मैं रेसिपिएंट को सप्लाई कर रहा हूँ, रेसिपिएंट बोलता है भाई मैं तो क्रेडिट लूंगा सर, तो सरकार बोलती है अगर वो क्रेडिट लेगा बोल रहा है तो जिस इनवॉइस वैल्यू में तूने रेसिपिएंट को सप्लाई किया था वही इनवॉइस वैल्यू ओपन मार्केट वैल्यू कंसीडर की जाएगी और वही वैल्यू तू कंसीडर कर सकता है रूल 28 के हिसाब से। क्लियर हुई बात? बैठा दिमाग में? अगला ये वाला ना, सही बता रहा हूं, रट के चले जाओ सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूं सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। इन्होंने क्या बोला सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट गारंटी है सर, ये पर्सनल गारंटी नहीं है, पर्सनल गारंटी नहीं है, कॉर्पोरेट गारंटी है, पर्सनल गारंटी नहीं है। पर्सनल गारंटी की वैल्यू निल होती है, निल, अभी नीचे सर्कुलर में दिखा दूंगा। कॉर्पोरेट गारंटी है, कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड कर रहे हो बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ सच गारंटी ऑफर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये पर एनम है, ये ना अमेंडमेंट से ऐड किया गया है सर, 1% पर एनम है सर। और द एक्चुअल कंसिडरेशन दोनों में विचएवर इज हायर सर, दोनों में विचएवर इज हायर सर, ध्यान रखना, दोनों में विचएवर इज हायर, ठीक है, दोनों में विचएवर इज हायर सर, वो हमारी वैल्यू हो जाएगी कॉर्पोरेट गारंटी की सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमारी वैल्यू जाएगी कॉर्पोरेट गारंटी की। क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1% याद रखना सर, वो पर एनम है 1% और द एक्चुअल कंसिडरेशन दोनों में विचएवर इज हायर, वो हमारी वैल्यू होगी कॉर्पोरेट गारंटी की। क्लियर? ठीक है। अगला है रूल 29। रूल 29 देखो क्या बोलता है सर, अगर आप सप्लाई कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो थ्रू एन एजेंट, तो सरकार बोली भाई हम आपको बोलते हैं आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। मैं बोला बताओ? सरकार बोली या तो आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, मैं बोला हाँ ये तो सदाबहार है, और 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रेसिपिएंट टू द अनरिलेटेड कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। आप चाहो तो 90% वैल्यू भी ले सकते हो, जो एक रेसिपिएंट आगे कस्टमर को जिस वैल्यू पे सप्लाई कर रहा है वो आगे कस्टमर अनरिलेटेड है, तो 90% का भी हम आपको ऑप्शन देते हैं, 90% का भी हम आपको ऑप्शन देते हैं, आप चाहे तो 90% भी ले सकते हैं। समझ आया? और अगर इस तरीके से ओपन मार्केट वैल्यू या 90% के बेसिस में अगर आप नहीं चल पा रहे हो तो उस केस में फिर वैल्यू रूल 30 और 31 के हिसाब से हम डिफाइन करेंगे सर। समझ आया? एजेंट के केस में मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में यही पॉइंट आता है कि आपको सर ओपन मार्केट वैल्यू सोचना होता है और 90% सर, और 90% ध्यान रखना सर, 90% आगे क्वेश्चन में हमेशा ढूंढना सर, अनरिलेटेड कस्टमर होना चाहिए सर, रिलेटेड कस्टमर कभी नहीं होना चाहिए, अनरिलेटेड कस्टमर होना चाहिए। बात समझ आई? ये रूल 29 हुआ। 30 मैंने आपको पहले बताया, 31 मैंने आपको पहले बताया सर। अब 31A में आते हैं सर, वैल्यू ऑफ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस, इनकी कहानी है सर। अब इन्होंने बोला सर लॉटरी के केस में निर्मला सीतारमन जी ने अमेंडमेंट किया,
एक स्टूडेंट इसको पढ़ा है, ऐसा नहीं है नई चीज है, पढ़ा है सर इसको। सर 100 अपॉन एक स्टूडेंट ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है सर 128, क्योंकि पहले जीएसटी में हाईएस्ट रेट 28% होता था। अब इसको निर्मला सीतारमन जी ने कितना कर दिया, 140। तो 100 अपॉन 140 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट और 100 अपॉन 140 ऑफ द प्राइस एज नोटिफाइड बाय द ऑफिशियल गैजेट, दोनों में विच एवर इज हायर, वो हो जाती है लॉटरी की वैल्यू। और सर बेटिंग, गैमलिंग, हॉर्स रेस वगैरह के केस में 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट और द अमाउंट पेड टू द टोटलिस्टर। ये टोटलिस्टर किस केस में होता है सर, हॉर्स रेस के केस में होता है सर, ठीक है, टोटलिस्टर हॉर्स रेस के केस में होता है। समझ आया बात, बैठा दिमाग में, ये ध्यान रखना सर। 140 हो गया सर, ये पहले 28 हाईएस्ट परसेंट होता था, अब 40% हाईएस्ट हो गया सर, ठीक है। अगला रूल 31B क्या बोला सर, देखो क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो ये ध्यान रखना सर, मेरे को ये हॉट टॉपिक लगता है, इसके मैंने क्वेश्चंस भी कराए रेगुलर क्लासेस में, आप जरूर उसको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, ये आने के अच्छे चांसेस रखते हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं इससे सर। इन्होंने बोला सर एकदम सिंपल है सर, आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, पबजी वगैरह खेल रहे हो, मैं बोला हाँ। सरकार बोली जितना अमाउंट आप पे कर रहे हो पेबल है, डिपॉजिट किए होगे विद द सप्लायर, चाहे मनी के फॉर्म में हो, मनी वर्थ के फॉर्म में हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में हो, सरकार बोली किसी के भी फॉर्म में हो सर, किसी के भी फॉर्म में हो सर, बाय या तो प्लेयर या बिहाफ ऑफ द प्लेयर, वो अमाउंट को हम वैल्यू ले लेंगे। बहुत वाइडर स्कोप रखा है सर इन्होंने, बहुत वाइड स्कोप। मेरे बदले मेरा फ्रेंड भी अगर मेरे क्या बोलते हैं वॉलेट में पैसा जमा करेगा ना सर ऑनलाइन गेम खेलने के लिए, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी का भी यूज करूंगा ना, वो भी इंक्लूड हो जाएगा सर। बहुत वाइडर रखा है सर, बहुत वाइडर। एनी अमाउंट रिटर्न और रिफंडेड टू प्लेयर इंक्लूडिंग प्लेयर नॉट यूजिंग द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड विद द सप्लायर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एनी इवेंट शेल नॉट बी डिडक्टेबल। बहुत ही प्यारी लाइन लिखी हुई है सर। इन्होंने बोला सर जितना वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है उस वॉलेट के पैसे से आप कुछ पैसा प्लेयर अपना विड्रॉ करता है, ठीक है, अगर वो कुछ विड्रॉ कर रहा है तो उसको डिडक्ट नहीं किया जाएगा। वॉलेट में जो पैसा पड़ा हुआ है अगर वो उसको नहीं भी यूज कर रहा है तो भी डिडक्ट नहीं किया जाएगा। वैल्यू निकालते टाइम टोटल वैल्यू ली जाएगी। तो एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया, सर एक बात बताओ, एक क्वेश्चन था आपसे सर। मैं बोला बता भाई। बोले सर एक बात बताओ, मान लो मैंने पबजी में 1000 रुपए लगाया, ठीक है, मैं 200 रुपए और जीत गया, ठीक है, अब ये 200 रुपए को मैं और कहीं लगा रहा हूं, सर क्या ये 200 रुपए को भी अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड में माना जाएगा? नो सर, नो सर। जो विनिंग अमाउंट को आप यूज करते हो वापस खेलने के लिए उसको अमाउंट डिपॉजिटेड नहीं माना जाता। बेटा दिमाग में ये चीज का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सर रूल 31C वैल्यू ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन केस ऑफ कसिनो। देखो सर ये कसिनो के केस में बहुत सिंपल है सर, जितने का आप टोकन चिप्स वगैरह परचेस करते हो या पार्टिसिपेट करते हो किसी इवेंट वगैरह में, उसके लिए टोकन चिप्स या जो पैसा दे रहे हो सर वही वैल्यू होता है सर। जितना अमाउंट एक प्लेयर को टोकन चिप्स के फॉर्म में रिफंड हो रहा है उसको माइनस नहीं करते सर, ठीक है। ये मेरे को तो लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट होता है सर। और मैं आपको वैल्यू सप्लाई चैप्टर में जनरली सर रूल्स के सेक्शन रूल्स याद करने नहीं बोलता हूं, इसका रूल नंबर याद कर लो। ये एग्जाम में रूल नंबर से पूछते हैं भाई इसको, ये बड़ा दिक्कत है। अगर आप रूल नंबर नहीं किए रहोगे तो फंस जाओगे सर। तो रूल 32(2)A ये बोलता है सर कि अगर परचेज ऑफ सेल ऑफ फॉरेन करेंसी है तो उसमें दो तरीका है सर, एक A वाला है और एक B वाला है। आपको इसको स्पेसिफिक रूल वाइज याद रखना पड़ेगा, आप इसको ऐसे लीनियंटली नहीं ले सकते, आपको दोनों रूल वाइज याद रखना पड़ेगा। 32(2)A 32(2)B सर। ए क्या बोलता है सर? ए बोलता है सर फर्स्ट मेथड वैल्यू कैसे निकाला जाएगा सर? सिंपल है सर, अगर आप बाइंग और सेलिंग कर रहे हो फॉरेन करेंसी का और आरबीआई का रेफरेंस रेट आपके पास अवेलेबल है तो सर आप बाइंग और सेलिंग जो भी करोगे उससे आरबीआई का रेफरेंस रेट अपन माइनस करेंगे इनटू टोटल यूनिट ऑफ करेंसी, कितने करेंसी आप एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है। इफ नो आरबीआई रेफरेंस रेट, अगर आपके पास उस टाइम आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है उस करेंसी के लिए तो सरकार बोलती है 1% ऑफ द INR रिसीव्ड और प्रोवाइडेड।
जितना भी इंडियन रुपीस के फॉर्म में आप प्रोवाइड कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि बाइंग और सेलिंग दोनों है ना सर, तो प्रोवाइड या रिसीव उसका 1% ले लेंगे। अगर कोई भी करेंसी रुपी के फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो रही है तो सरकार बोली कोई बात नहीं, हम दोनों करेंसी को रुपी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और दोनों में जो विच एवर इज लोअर वाला रहेगा ना वो हमारी वैल्यू रहेगी सर। एकदम सिंपल। सर क्या करेंगे, मान लो यूरो है, पाउंड है, यूरो और पाउंड दोनों को क्या करेंगे, रुपए में कन्वर्ट करेंगे। दोनों को रुपए कन्वर्ट करने के बाद दोनों में विच एवर इज लोअर लेंगे, वो हमारी वैल्यू रहेगी सर। क्लियर। सेकेंड मेथड ये बोलता है सर, ये बी वाला है ना, ये बी वाला मेथड ये बोलता है सर कि हमारा तरीका ये रहेगा कि करेंसी अगर अप टू 1 लाख एक्सचेंज हो रही है सर, ये रुपए है ना 1 लाख रुपीस, तो सर 1% और 250 दोनों में विच एवर इज हायर, तो 1 लाख का 1% कर लोगे 1000 और 250 दोनों में विच एवर इज हायर सर कितना आ जाएगा 1000। फ्रॉम 1 लाख 1 रुपी टू 10 लाख रुपीस 1000 प्लस 0.5%, मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना है सर 9 लाख। 9 लाख का 0.5% करोगे, ठीक है, एंड फिर 10 लाख से अगर ऊपर जा रहा है तो 5500। सर एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया सर ये 5500 कैसे आया, 9 लाख का 0.5% कर ले भाई, तो ये आ जाएगा तेरा 4500। 4500 प्लस 1000 5500, 5500 प्लस 0.1% जितना भी 10 लाख के ऊपर जाता है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 60,000। 60,000 से ऊपर नहीं जा सकता। मैक्सिमम कितना है सर 60,000, ठीक, मैक्सिमम ऑफ 60,000 मतलब 60,000 से ऊपर नहीं जाएगा। फिर इन्होंने बोला सर बुकिंग ऑफ टिकट्स बाय ट्रेवल एजेंट, तो सिंपल है सर, अगर डोमेस्टिक बुकिंग है तो 5% ऑफ बेसिक फेयर। सर क्या हमें क्वेश्चन में बेसिक फेयर सामने से बताता है, हाँ बताएगा, आपको क्वेश्चन में बताएगा। तो डोमेस्टिक बुकिंग 5% ऑफ बेसिक फेयर और इंटरनेशनल बुकिंग हो तो 10% ऑफ बेसिक फेयर, ये बहुत सिंपल है। लाइफ इंश्योरेंस का इन्होंने बोला सर लाइफ इंश्योरेंस के केस में हम वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, इफ द अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट इज इनिशिएटेड, मतलब कोई इंसान लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, उससे जो प्रीमियम लिया जा रहा है उस प्रीमियम में इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी है, ठीक है। तो सरकार बोल रही है कि जब वो आदमी पॉलिसी ले रहा था तो सामने वाले ने उसको बताया कि भैया आप जो पॉलिसी लियो उसमें आपकी लाइफ इंश्योरेंस कवर भी होती है प्लस इन्वेस्टमेंट का भी हम बेनिफिट दे रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट अगर इनिशिएटेड है, सामने वाले को बताया जा रहा है कि हाँ भैया इसमें इतना इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट है, तो सरकार बोली वैल्यू कैसे निकलेगी, ग्रॉस प्रीमियम जितना भी चार्ज किया गया लेस अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट के लिए वो वाला पोर्शन अलग कर देंगे, हम सिर्फ वो वाला प्रीमियम लेंगे जो लाइफ इंश्योरेंस वाला है। सर हमें इन्वेस्टमेंट वाला प्रीमियम नहीं चाहिए, पर आपको इसके लिए बताना पड़ेगा कि इस टोटल प्रीमियम में से कितना प्रीमियम इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन का है, ये बताना पड़ेगा सर, ठीक है। अगर सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है तो सरकार बोली उस केस में जहां पर इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंटीमेटेड, कितना इन्वेस्टमेंट है इस प्रीमियम में, कितना इन्वेस्टमेंट वाला प्रीमियम है, अगर आप नहीं बताते हो तो 10% ऑफ द सिंगल प्रीमियम। अदर केस वैल्यू क्या होगी सर 25% ऑफ द प्रीमियम इन फर्स्ट ईयर एंड 12.5% ऑफ द प्रीमियम इन सब्सिक्वेंट ईयर। और अगर पॉलिसी सिर्फ रिस्क कवर करती है तो वैल्यू क्या हो जाएगी सर एंटायर प्रीमियम सर, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि सर अगर सिर्फ रिस्क को कवर करती है वो पॉलिसी तो वैल्यू क्या हो जाएगी जितना भी आप प्रीमियम दे रहे हो। एक स्टूडेंट सिंपल ये बात ध्यान रखेगा, इस पॉइंट पे इतना ध्यान रखेगा कि सर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है सर कि प्रीमियम में वो सामने वाले को इंटीमेट किया है कि नहीं कि इन्वेस्टमेंट का कितना प्रीमियम प्रोपोर्शनेट है। अगर वो बता रहा है तो माइनस कर लेना, नहीं बता रहा है तो सिंपल सरकार ने बोला भैया उस केस में अपन क्या कर लेंगे वैल्यू ऑफ द सिंगल प्रीमियम 10% हम वैल्यू ले लेंगे सर सिंगल प्रीमियम की, क्योंकि आप हमें इंटीमेट नहीं कर रहे हो कि इसमें से कितना इन्वेस्टमेंट का प्रीमियम है, आप नहीं बता रहे हो कि इस टोटल प्रीमियम में से कितना इन्वेस्टमेंट का प्रीमियम है, तो उस केस में टोटल प्रीमियम का हम 10% ले लेंगे। ये चीज का ध्यान रखना, थोड़ा सा सिंपल है, इतना हार्ड एंड फास्ट और टफ नहीं है सर, ठीक है। इसके बाद देखो सर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, एकदम सिंपल है सर। सेकेंड हैंड गुड्स है, वैल्यू कैसे निकाली जाएगी सर सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, एकदम सिंपल है सर। सेकेंड हैंड गुड्स है, 10 लाख में गाड़ी खरीदा, ठीक है, 8 लाख में बेच दिया, तो सरकार बोली वैल्यू तो नेगेटिव है, नेगेटिव है
तो यहाँ पर जीरो, कोई जीएसटी की बात ही नहीं है, वैल्यू जीरो हो जाएगी। मैं बोला अच्छा 10 लाख में गाड़ी खरीदा, 12 लाख में बेच दिया, तो सरकार बोली उस केस में वैल्यू 2 लाख रुपीज आ जाएगी सर। ठीक है, अगला ध्यान देना सर, परचेज वैल्यू ऑफ द गुड्स रीपर्चेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड बोरोअर। सर ये क्या होता है सर? वो खींची हुई गाड़ी, सुने हो सर, खींची हुई चीजें, जहां पर कोई आदमी कोई चीज लोन और ईएमआई पे लेता है, बाद में उसकी ईएमआई लोन वगैरह पे नहीं कर पाता है, तो सरकार बोलती है बैंक वाले उससे खींच लेते गाड़ियां। तो उस केस में वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? सरकार बोली उस केस में जो गाड़ी वो ईएमआई नहीं पटा पाया, उसके कारण बैंक वाले वो गाड़ी खींच लिए, तो उस गाड़ी की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे? सरकार बोली परचेज प्राइस ले लो उस गाड़ी की, -5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल बाय द पर्सन मेकिंग रिपोजिशन। मतलब बैंक वाला, ध्यान से सुनना, मैंने गाड़ी खरीदी, ठीक है, मैंने गाड़ी जिस दिन खरीदी तब से लेके जब तक बैंक वाला, ठीक है, देखो जब तक बैंक वाला उस गाड़ी को डिस्पोज कर रहा है, ठीक है, जितने भी क्वार्टर होंगे सर, हर क्वार्टर का 5% आप उस गाड़ी की परचेज प्राइस से माइनस कर दोगे। समझ आया? एकदम सिंपल सर, जब से मैंने गाड़ी खरीदी तब से लेके बैंक वाला उस गाड़ी को जब नीलामी कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है सर, डिस्पोज, आजकल तो ऑनलाइन भी ऑक्शंस होते हैं सर, आप बिडिंग कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा सर। तो कई स्टूडेंट सोचते हैं ना सर ये ऑनलाइन ऑक्शन में वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? देखो सर तरीका लिखा हुआ है, गाड़ी की परचेज प्राइस -5% पर क्वार्टर। पर क्वार्टर कैसे निकालेगा सर? जब से गाड़ी खरीदी गई तब से लेके जब तक बैंक वाला उसको डिस्पोज कर रहा है, उसमें जितने क्वार्टर होंगे उसका 5% सर। आई बात समझ? ठीक है, उसके बाद है सर, हाँ ठीक है, ठीक, अच्छा इसमें एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया सर, यहां पर तो जो बोरोअर था वो अनरजिस्टर्ड है सर, अगर बोरोअर रजिस्टर्ड हो गया तो, अगर बोरोअर रजिस्टर्ड हो गया तो उस केस में फिर ये परचेज प्राइस -5% पर क्वार्टर नहीं करना पड़ता, फिर उसको हम नॉर्मल ट्रांजैक्शन जैसा ही डील करते हैं सर। नॉर्मल जैसे हम आईटीसी क्लेम करते हैं, नॉर्मल ट्रांजैक्शन जैसा ही ट्रीट करते हैं सर, ध्यान रखना। कूपन वाउचर के केस में वैल्यू और मनी ऑफ द सप्लायर्स रिडीम्ड एज कूपन और वाउचर, ये तो सिंपल होता है सर, ठीक है। इसके बाद रूल 33 आता है सर, सप्लाई एज अ प्योर एजेंट। प्योर एजेंट से रिलेटेड ना मैं आपको बता रहा हूँ सर, एग्जाम में क्या आता है, एकदम सिंपल, एग्जाम में एक ही चीज आती है कि प्योर एजेंट कौन है, आप उसको डिफाइन करिए, यही आता है एग्जाम में, अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो, नहीं तो प्रैक्टिकल में प्योर एजेंट नहीं पूछते सर। प्योर एजेंट कौन है ये डिफाइन करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर। आप सिंपल याद रखना, प्योर एजेंट वो पर्सन है जो अपने भी आप में अपने नाम से काम नहीं करता है सर, ठीक है, वो सर सप्लायर से गुड्स लेता है और रेसिपिएंट को आगे सप्लाई कर देता है सर, वो अपने नाम से कुछ नहीं करता है, अपने नाम से कोई खर्चा नहीं करता है, कुछ नहीं करता है अपने नाम से, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज प्योर एजेंट सर, ठीक है। तो कॉस्ट इंकर्ड बाय द सप्लायर एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू, क्योंकि सर अगर प्योर एजेंट अपने नाम से कोई चीज कर रहा है तो उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। कॉस्ट इंकर्ड बाय द सप्लायर एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू। और वैल्यू एजेंट की कैसे निकाली जाती है सर? ये वैल्यू रूल 29 के हिसाब से अपन सीख क्या है सर कि एजेंट के केस में वैल्यू कैसे निकालना है। तो याद रखना, एजेंट अगर अपने नाम से कोई खर्चा कर रहा है तो उसको वैल्यू में एक्सक्लूड करा जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से प्योर एजेंट की आप डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के लाना, वही एग्जाम में आता है, थ्योरी क्वेश्चन आता है, 3-4 मार्क्स का लिखने को आता है सर। उसके बाद रेट ऑफ एक्सचेंज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हम सब सीख गए, वैल्यू वगैरह ये सब हम सीख गए। इसके बाद कुछ सर्कुलर्स है, ये सर्कुलर्स आप ध्यान रख सकते हैं सर, मैंने आपके लिए अलग से रीफर्निश किए सर्कुलर्स, ताकि आप बहुत अच्छे से एक जगह सब सर्कुलर्स को याद रख सकते हैं। इसमें ये टीसीएस को हम वैल्यू में लेते नहीं है सर, ठीक है। ये हेड ऑफिस अगर ब्रांच ऑफिस को कोई सर्विसेज दे रहा है सर, ठीक है, फॉरेन हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस, तो सर अगर आईटीसी अवेलेबल है तो इनवॉइस वैल्यू को कंसीडर किया जाता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में, और अगर आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो इनवॉइस नॉट इशूड, तो सर वैल्यू 0 होती है सर, ठीक है। इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं। इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है सर कि सर पर्सनल बैंक गारंटी बाय डायरेक्टर्स, जो पर्सनल बैंक गारंटी बाय डायरेक्टर्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो निल होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट,
बाकी तो नॉर्मल है सर, बाकी नॉर्मल है। ये आपको एक बार रीड करना है तो आप रीड कर सकते हैं सर कि यूजर डेवलपमेंट फीस और पैसेंजर डेवलपमेंट फीस ये दोनों लाइबल टू जीएसटी, ये इसका क्रक्स है सर। और ये इंपॉर्टेंट है कि बस इतना ही याद रख लेना कि सर यूजर डेवलपमेंट फीस और पैसेंजर डेवलपमेंट फीस ये दोनों टैक्सेबल है सर, ठीक है। ये गारंटी वाला याद रखना क्योंकि ऊपर कॉर्पोरेट गारंटी भी दी हुई है, ये पर्सनल गारंटी, पर्सनल गारंटी की वैल्यू निल है, कॉर्पोरेट गारंटी की वैल्यू अपन निकालते हैं सर, ठीक है। ध्यान रखना। ये हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसके बाद फिर अपन आईटीसी भी रिवाइज करेंगे सर। मेरे साथ रहो, पूरे चैप्टर अपन साथ बैठ के रिवाइज करेंगे, सब कुछ यहीं कवर हो जाएगा, आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा सर, ठीक है। चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, थैंक यू।